टूटी चार पाई वही ठंडी पूर्वाई रास्ता देखे Hello everyone, I'm your host Anubhav Saxena and I would like to welcome you all to a very special episode of Behind the Sessions at NZ Studios. Our guest is a fabulous singer. Born as Trilochan Singh, he has lent his voice for popular tracks, amazing songs such as Kabira, Iktara, Pardesi and many more. You all know him as Tochi Raina. Welcome to the show sir. Hi, कैसे हैं sir? बहुत बढ़िया. Sir, there was a question stuck in my head for a very long time now and I know हमारे viewers भी ये जानना चाहेंगे त्रिलोचन सिंह तोची रायना कब बने और कैसे एक्सप्लेन करूं. मेरा जो जन्म जब हुआ जी. तो मेरे मम्मी डैडी ने नाम कुंडली में जन्म पत्री में रखा नैनजीत सिंह. अच्छा. बहुत प्यारा नाम था, आज भी मैं मिस करता हूं उस नाम को. उसके बाद में जब स्कूल में एडमिशन लिए तो नाम रख दिए त्रिलोचन सिंह. अब त्रिलोचन सिंह जो है वो है शिव जी का नाम जी. तो मैं त्रिलोचन सिंह जब स्कूलिंग जहां तक भी मैंने की तब तक तो समझ नहीं थी. लेकिन जब मैं गुरुजी के पास आया सीखने के लिए, घर छोड़ा 15-16 साल की उम्र के बाद में, तो मेरे को इस नाम से ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि ये नाम तो यार पूरी दुनिया में शिव जी को कहते हैं त्रिलोचन त्रिलोचन त्रिलोचन. तो वो कहीं ना कहीं से खटकता था कि मैं बाप के नाम को लेके स्ट्रगल कर रहा हूँ. और मेरी माँ सारे पंडितों को दिखा दी, नहीं आपका लड़का तो 25 साल में स्टार है, 30 साल में स्टार बन जाएगा, 35 साल में बन जाएगा. मैं कहा माँ तू बैठ जा, स्टार वो बनाने वाला है. बिल्कुल. वो जिस दिन मेरे को इशारा देगा तभी कुछ होगा. फिर मैं जब 2003 में आया यहाँ पे ना, तो सबसे पहले 1.5-2 साल में मेडिटेशन में जाकर के अपने नाम को चेंज किया. त्रिलोचन से तोची बना. रैना मेरा गोत्र है क्योंकि कश्मीरी हूँ, तो तोची रैना बना. त्रिलोचन हटाया, उसके बाद जाके मुझे ब्रेक मिला. ब्यूटीफुल. मतलब जब नाम आपने बदला तभी. तब. क्या बात है. सो लेट्स टॉक अबाउट योर बिगिनिंग. क्या ये आपकी फैमिली में ही था म्यूजिक, और आपको कब पता चला कि म्यूजिक में ही आपको करियर बनाना है? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था. चलो बताऊं, मेरे साथ के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आज अंडर 19 में कोच हैं, सिलेक्टर्स हैं, और पटियाले से हूँ मैं. तो म्यूजिक फैमिली में था. दादी सितार प्लेयर थी, मेरे डैडी 6 भाई थे. सबसे बड़े वाले ताऊ जी जो थे वो वोकलिस्ट थे, लेकिन सब आर्मी में. अच्छा. बॉम्बे में मेरे एक ताया जी थे रतन सिंह, बहुत बड़े वायलिन प्लेयर थे. एंड मेरे एक ताया जी सागर में अभी डेथ हो गई, बहुत बड़े तबला प्लेयर थे. मेरे डैडी जो थे वो हारमोनियम प्लेयर थे, उनसे छोटे तबला प्लेयर थे. लेकिन घर में गाना बजाना जो था वो नहीं मिला विरासत में हमें, क्योंकि उनको पता था बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. वो लोग 15-15, 18-18 घंटे रियाज किए, तो उन्होंने सिखाया नहीं, इसलिए घर से भागना पड़ा. सर, जब आपने म्यूजिक शुरू किया था सीखना, तो आपके गुरु थे कि आप खुद ही सीखे? शुरू में डैडी ने मेरे को हारमोनियम पे हाथ रखाया. छोटा सा था जी. 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ता होऊंगा. अच्छा. पर मेरा मन नहीं लगता था हारमोनियम पे. और जैसे तैसे गुरुद्वारे में कीर्तन करना है तो एक आध शब्द डैडी ने सिखा दिया, गुरुद्वारे में कीर्तन कर लिए. लेकिन वो कहीं ना कहीं तबले की तरफ ज़्यादा रुझान था, क्योंकि तबला बचपन से बजाता था मैं. और इस चक्कर में मैं घर से भागा भी. 10 साल तबला सीखा, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर गाने में मैं आया. अच्छा. तो सर, इंट्रोडक्शन हो गया, हमने आपकी फैमिली के बारे में सुना, आपके गुरु जी के बारे में सुना. तो अभी जो सबसे ज्यादा हम लोग वेट कर रहे हैं वो आपकी आवाज में एक गाना सुनने का वेट कर रहे थे. तो कोई आप ऐसा गाना आप सुनाना चाहेंगे जो आपके माइंड में हर टाइम रहता है? कोई भी एक गाना हम बहुत वेट कर रहे हैं. एक कंपोजिशन में अपना सुनाता हूँ. कंपोज किया था बहुत साल पहले, अभी बैंड वाले काम कर रहे हैं इस पे, और शिवरंजनी में है. अच्छा. तो एक परदेसी, आपने मेरा गाना सुना, ये भी कुछ परदेसी ही है. अच्छा. तो अपना कलर है थोड़ा सा, आपको सुनाता हूँ. परदेसिया रे परदेसिया वे परदेसिया वे परदेसिया वे परदेसिया वे परदेसिया वे परदेसिया वे परदेसिया छड़ के न जावी परदेस वे छड़ के न जावी परदेस. क्या बात है, ब्यूटीफुल सा. मजा आ गया सा.
सर म्यूजिक इंडस्ट्री में अंदर आना इतना आसान तो है नहीं. हाँ जी. काफी बार रिजेक्शंस भी देखनी पड़ती है, काफी बार ना सुननी पड़ती है और बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है. हाँ जी. तो अपने स्टोरी के बारे में आप थोड़ा बताइए, कैसा आपका स्ट्रगल पीरियड रहा. मैं बॉम्बे 93 से आता हूँ और मेरे गुरुजी थे यहाँ पे, उस्ताद भूरे खां साहब हैं. अच्छा. तो उनके पास सीख करके वापस दिल्ली चले जाना. जो मेरे पहले गुरु थे पंडित विनोद कुमार जी, उन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया. वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे. शुरुआत मेरी गाने की वहाँ से हुई. 6 घंटे बैठा के डेली मेरे को रियाज कराते थे, लेकिन मेडिटेशन से गाना उन्होंने सिखाया. देन उसके बाद में 93 में भूरे खां साहब गुरुजी के पास में आता था सीखने के लिए. लेकिन कभी दिल नहीं कहा कि बॉम्बे में मैं रुकूं, क्योंकि वो अंदर से लगता था कि पहले आप तैयारी करो, पहले खुद को जानो आप. और एक सिंगर को एक फिलोसोफर होना बहुत जरूरी है. जब तक फिलोसफी की नॉलेज नहीं होगी तो म्यूजिक भी नहीं होगा. तो इसलिए वो कहीं ना कहीं रोकती थी मुझे. और मैं 91 से ओशो में था, फिर 92 से विपासना किया. तो वो बहुत सारी चीजें खिचड़ी पकाया हुआ था मैं, कि खुद को पहले जानूं तो सही कि मैं कहाँ तक ठहरता हूँ. तो जब मेरी आवाज आई 2003 में, एक दिन पहले ही मैंने डिसीजन ले लिया. लेकिन आने के लिए पैसे नहीं थे बॉम्बे. तब मेरी वाइफ ने मुझे 1000 रुपये दिए. और मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ था, बॉम्बे में ही रहता है, वो आया हुआ था. तो पैसे उसके पास नहीं थे जाने के लिए. तो मैं लोकल ट्रेन पकड़ के आया था सिर्फ 500 रुपये लेकर के. 20 दिन मैं अक्षा बीच पे सोया. तो ऐसे करते 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 फिर आने के बाद 1.5-2 साल जो था, फिर एनालाइज किया कि मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए. फिर मैं डायरेक्टरी लेकर के आया. तो जो लीजेंड लोग थे, जैसे देव साहब को मैंने कॉल किया, तो उनके लड़के सुनील भैया ने फोन उठाया. अच्छा. उनसे मिला, उनकी ब्लेसिंग्स लिए. फिर 2 दिन के बाद देव साहब बुलाए, प्रॉपर सुने मेरे को बैठ के, ब्लेसिंग्स दिए. ऐसे दत्त साहब, प्राण साहब, महमूद जी, ऐसे 5 साल में मैं सबसे मिला. कि पहले जिस इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, पहले उनकी ब्लेसिंग्स तो ले लूं. सही बात. फिर वो धीरे 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 मैं रुक गया. अमित से दोस्ती मेरी 2003 में ही हो गई थी. आते ही मेरे को राम संपत में को असिस्ट कर रहा था मेरा एक दोस्त विश्वराज, उसके थ्रू राम संपत मिला. फिर जुगू जी जो है, रजत ढोलकिया जी, अच्छा. उनको फोन किया, फिर उनसे मिला. फिर वो पूरे प्रोग्रामर जो फेमस स्टूडियो में सबको बुला करके प्रॉपर मुझे सुने. फिर अमित ने मेरा नंबर लिया. ऐसे फिर धीरे धीरे उठना बैठना हर हफ्ते. तो ऐसे साइकिल जो था चारों तरफ घूमने लग गई. धीरे धीरे रिलेशन बने. रिलेशन बनते 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 आ गया. क्या बात है. We would like to thank our music media partner, The Score Magazine. Follow them on Twitter. Their Twitter handle is HighOnScore. Sir, जितने भी गाने आपने गाए हैं बॉलीवुड में, कवर्स अपने बैंड के लिए, आपका कौन सा फेवरेट है और स्टेज पे आप सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद करते हैं? फिल्मी, नॉन फिल्मी? कोई भी. फिल्मी साइबो मेरा बहुत करीब है. क्योंकि मेरी माँ का भी नाम है उसमें, मेरी बेटी का भी नाम है, और साइबो बहुत करीब है. सर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता साइबो और आपकी बेटी के बहुत ब्यूटीफुल, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल. साइबो 2008 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी. 21 जून 2008 21 जून को मेरी मम्मी की डेथ हुई थी. और मैं पटियाला गया था 22 को. एंड 25 जून को मेरे को पहला ब्रेक मिला था, और वेडनेसडे में. और उस टाइम मैंने नीरज पांडे और संजय चौधरी को बोला था कि मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, मेरे को 10-12 दिन लगेंगे. तो ऐसे करते 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 2011 में मेरे को साइबो मिला. तो कहीं ना कहीं मिस करता था अपनी माँ को, क्योंकि एंड में मेरी माँ को सिर्फ मेरी चिंता थी कि मेरे सारे बच्चे सेट हैं, ये सेट नहीं है. तो टेंशन में ही मेरी माँ गई है. कैंसर से डेथ हुआ माँ को, लेकिन एंड तक वो मेरे बारे में सोचती रही. तो वो कहीं ना कहीं इशारा दी कि मैं आ रही हूँ. और जिस टाइम मेरी बेटियाँ होने वाली थी 29 मार्च को 2011, उसके 1 हफ्ते पहले ये गाना, जिस टाइम मैं गाने के लिए गया था, पोइट्री पढ़ा तो आंख भर आया था मेरा. कि उस गाने के अंदर में मानिए साहिब जी मेरी माँ का नाम है, और साहिब से साइबो मेरी बेटिया का नाम है. तो माँ जो है बेटी के रूप में आई है. ब्यूटीफुल सर. तो ये गाने की आप सर 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुना. टूटी चार पाई वही ठंडी पूर्वाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ धीरे धीरे, नैनों को धीरे धीरे जी
दिया को धीरे धीरे भाया रे साहेबो, धीरे धीरे मैं गाना धीरे धीरे अपना सा धीरे धीरे लागे रे साहेबो। थैंक यू सो मच सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके बैंड ऑफ बंदगी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो बैंड ऑफ बंदगी ये सोच कहाँ से आई? बैंड ऑफ बंदगी मैं 91 से बैंड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और सुना हूँ बाहर के सारे म्यूजिशियंस को, सुनता हूँ, उनका ऑरा देखता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनका गाने की पर्सनैलिटी देखता हूँ। वो सारा कुछ देखने के बाद एनालाइज कर रहा था मैं। मैंने 3 साल सितार भी सीखा इस चक्कर में कि मेरे को अगर एज ए बैंड बनाया तो एज ए म्यूजिशियंस मैं किस तरह से कोलैबोरेशन करूँ, कहाँ से कौन कहाँ उठेगा, वो सारा कुछ ईस्ट और वेस्ट दोनों पति पत्नी की तरह है ना। तो हम अपनी ईस्ट की बात को वेस्ट में ले जाके कैसे जोड़ते हैं, तब जाकर के वो बात फ्यूजन कहलाता है। लेकिन रंग सबका अलग होना चाहिए। लेकिन कलर जो हमारे घरानेदार गायकी है, हमारे कितने घराने हैं। पटियाला घराना कैसे बना? जयपुर से शुरू हुआ था, दिल्ली ग्वालियर होते हुए कितने सारा खिचड़ी पका के पटियाला बना, और वो श्रेय जाता अली बख्श फतेह अली को, अलिया फत्तू को। तो वो सारी नॉलेज लेने के बाद में आप डिजाइन कर रहे हो मेरे को वेस्टर्न में कैसे घुसना है, क्योंकि मूर्छना से क्रोमेटिक बना, मूर्छना से थाट बने, थाट से राग रागनियां बनी। तो जैसे हमारे यहाँ राग रागनियां वैसे जैज उनके भी राग रागनियां हैं, तो दोनों का कोलैबोरेशन कैसे होगा, वो स्टडी 5 एलिमेंट्स से शुरू किया। 5 एलिमेंट्स खुद को आपको 5 तत्वों को जानने का पूरा हक देता है। पहले आप 5 एलिमेंट्स को समझो। समुद्र मंथन के बाद में 7 चक्रास जब निकले थे तो 7 सुर भी निकले, तब 12 सुर आया। तो 12 सुर को अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 चौके 12 है ना। और सबसे पहली बात कि सुर जो है वो बीट पे है ही नहीं, सुर बीट पे नहीं है। अगर 7 नोट है तो पहला ही ऑफ है। अच्छा, पहला ही नोट ऑफ है ना, ऑफ है। और आप दुनिया में अगर नेचुरल जिंदगी में अगर आप जीते हो, तो अगर पशु पक्षी जानवरों को देखो तो उनको बोलना नहीं आता है, वो हमेशा टेढ़ा ही भागते हैं। सब ऑफ में, पानी ऑफ में, आग ऑफ में, हवा ऑफ में, बीट पे कौन है? हम हैं, क्योंकि हम बोलना जानते हैं। मैंने इस तरीके से एनालाइज किया कि म्यूजिक है क्या, म्यूजिक की स्टडी क्या है। ये इबादत है और म्यूजिक चिंता का विषय है। जब तक आप चिंता ही नहीं करोगे तो मंथन होगी नहीं है। जब तक मंथन नहीं होगा तो खजाना निकलेगा नहीं। इसलिए समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए तोची रहना थोड़ा सा डिफरेंट है, नेचुरल बातें करता है, मिट्टी की बात करता है, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी को छोड़ा नहीं हूँ। मेरे बुजुर्गों ने दिया है जो आज लुप्त हो रहा है, उसको पकड़ के लाया हूँ कि मुझे सामने पेश करना है, नहीं तो मेरा आना बेकार है। सर, आपने इतने सारे सेशंस हमारे स्टूडियो एनजी स्टूडियोज में किए। अपना पुराना आपका जो लेटेस्ट ट्रैक है मिट्टी दा रंग, वो आपने किया। तो मुझे एक मोमेंट ऐसा याद है कि जब हम लोग स्टूडियो वाई में रिकॉर्ड कर रहे थे, और रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग बैठे थे स्टूडियो वाई में, हम लोग जाम कर रहे थे, अमित जी और सब लोग हम बैठ के जाम कर रहे थे। एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया था, एक अलग ही माहौल बन गया था। तो ऐसा कोई मोमेंट आपको याद जो आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आकर के मेरे को, मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि जब मैं बनरो रिकॉर्ड किया था तो मेरे को एक अजीब सी वाइब्रेशन आई थी स्टूडियो की। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत शांत, क्योंकि एक म्यूजिशियंस के लिए एक शांत वातावरण चाहिए कि जब आप म्यूजिक कर रहे हो आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नहीं तो तकरीबन स्टूडियो में जाके मैं काम करता हूँ, काम कर रहा हूँ फोन, काम कर रहा हूँ फोन, तो जो आपके दिमाग में नोट्स चल रहे हैं इस टाइम वो वॉश हो रहे हैं। उन सब चीज़ों से दूर होकर के जब मैं यहाँ पे आकर के काम किया तो मेरे को एक अजीब सा ऑरा दिखा, नहीं यार यहाँ काम करना चाहिए। और मैं शुरू हुआ तो कैसे हुआ, जिंदगी में कुछ मुश्किलात आती हैं कि लाइफ में थोड़ा सा आदमी रुक जाता है। मैं रुका नहीं हूँ, थोड़ा हाथ पैर जैसे ओपन होगा फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। लेकिन वो मेरे बुजुर्गों ने मुझे दिया है कि कुछ करना है, मालिक ने दिया है, वो इशारा देते हैं कि जा तू पहले कर तो सही। तो मैं एज ए कंपोजर बन के आया था, सिंगर पहले बन गया, वो बात अलग है, पर उसने इशारा दिया। इसीलिए लास्ट ईयर मैंने एक फिल्म में गाना भी किया था, लव शगुन का, आप लोग सुने भी, कलोल हो गया म्यूजिक बाय बैंड ऑफ बंदगी। शुरुआत हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपनी जर्नी की भी तो बात करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल। सर, एक फैन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेगमेंट है जिसमें हम लोग अपने फैन से क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन उठा के हम अपने गेस्ट को पूछते हैं। तो इसमें गौरांग लिखते हैं मुंबई से, इन्होंने लिखा है, विद शोज एंड बिजी हेक्टिक शेड्यूल्स डू यू फाइंड टाइम टू डू रियाज? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट एंड हाउ डू यू मेंटेन एंड बैलेंस योर वॉइस? तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि इतना आपका परफॉर्म करते रहते हैं आप, इधर उधर टूर पे जाते हैं, कभी इंडिया कभी अब्रॉड,
तो आपको रियाज करने का टाइम मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। मिलता है। हाँ, क्योंकि मैं अगर मेरे को आज कम से कम 30-35 साल हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए, मैंने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा है। एक आर्टिस्ट अगर अपने डिसिप्लिन में रहता है ना, वो अपनी रूटीन को कभी नहीं तोड़ेगा। मैं सुबह 3:30 बजे से उठ करके 4 बजे मेडिटेशन में बैठ के 10 बजे तक मेडिटेशन करता हूँ, 10 से 2 रियाज करता हूँ, उसके बाद मैं बाहर का काम करता हूँ। शो आता है, अगर मैं सुबह फ्लाइट पकड़ करके कहीं भी जाऊँ इंडिया में, 1:30-2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। सही बात है। खाना खूना खा खू करके फिर 4 बजे तानपुरा ऑन कर दूंगा, मूड बनाऊंगा, फिर 5 बजे मेडिटेशन में बैठूंगा, 8 बजे पहले शो होगा, उसके पहले मेरे को सिंगर चढ़ेंगे ना, तो वो 3 घंटे का मेडिटेशन जो सुबह का वो शिफ्ट हो जाता है शाम को। और फिर जब और इकट्ठा करके जाता हूँ तो स्टेज पे बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। वो रूटीन आप बना सकते हो, वो डिसिप्लिन जब तक नहीं होगी म्यूजिक नहीं होगा। सही बात है। तो सर ये जो इतना रियाज आप करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? बहुत जरूरी है, क्योंकि रियाज अगर आप करोगे तो राज करोगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ और फिल्मों में इतने सारे गाने गा लिया हूँ, लोग मुझे जानते हैं, आपके सारे गाने हिट हैं, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मालिक ने मुझे ये गाने दिलवाए, मैं अपना 1000% दूंगा इनको। लेकिन ये डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका विजन है, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में कोलैबोरेशन है और वो सिंगर के साथ कोलैबोरेशन किया, मैं उस चीज को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। इसके पहले मेरा म्यूजिक है, उस म्यूजिक को मैं बचपन से स्टडी करते हुए आज तक आया हूँ, और अगर मैं रियाज नहीं करूंगा तो राज भी नहीं करूंगा, क्योंकि राज उसी में छुपा हुआ है। क्योंकि जब तक आप रियाज नहीं करोगे आपकी क्रिएटिविटी नहीं होगी। सही बात। वो ग्रोथ आपका रुक जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन है। हाँ। अगर आपके स्क्रीन है तो पर्दे पे भी स्क्रीन है ना, लेकिन वो थर्ड आइज जो है वो इंटरनल दिखाता है। तो मैं अंदर जाकर के अपने स्क्रीन पे देखता हूँ कि मेरा विजन क्या कहता है, मैं पिक्चर को अंदर से देखता हूँ। I hope you all are enjoying this segment. Send in more and more questions to contact@nzstudios.com, and you can also tweet us on our Twitter handle nzstudios. सर एक बार आप जब अपनी इंडस्ट्री में एक मार्क छोड़ देते हैं, साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें फॉलो करती हैं, धन दौलत शोहरत ताकत घमंड, बहुत सारी चीजें होती हैं और काफी बार उनको पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने म्यूजिक को इनसे अलग कैसे रखते हैं और प्योर कैसे बनाए रखते हैं? मेरे को पता है एक इंसान आया है और वो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा जी, और मुझे पता है ईगो मुर्दे में होती है, तो इंसान लेके घूमता क्यों है? क्या बात। ईगो मुर्दे में होती है, इंसानों में नहीं होती है। तो अगर एक इंसान ईगो को लेके अगर चल रहा है तो मुर्दे में और इंसान में फर्क क्या है? मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ। और ईगो जो है वो भाई है, फ्रस्ट्रेशन बहन है। मैंने ये रिजल्ट निकाला हुआ है। जब तक आदमी को काम नहीं मिलता है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड में जीता है, फ्रस्ट्रेशन में जीता है। और जैसे काम मिल गया ईगो में आ गए, फ्रस्ट्रेशन बहन बाहर हो गई, अब इंतजार करिए कि ये निकले तो मैं घर आऊं। इन सब चीजों को दूर रखा हूं। मेरे गुरु ने बोला था कि तारीफ जिस दिन ले लिया उस दिन खत्म हो जाओगे, क्योंकि तारीफ को अगर उल्टा कर दो तो फरीता हो जाता है, वो फरीता हो जाता है वो। मेरे को तारीफ नहीं चाहिए, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। बड़े बड़े उस्तादों ने पूरी जिंदगी निकाल दी और कहते हैं बेटा अभी तक तो सा ही लगा रहा हूं। और जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर में सारे गामा पाधानी सा को समझा, मैं एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा कि मेरी थॉट प्रोसेस थोड़े से अलग है। कि सा का मतलब होता है सांस लेना, सा का मतलब होता है सांस लेना। जब मैं सांस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं तो रे से रास्ते दिखते हैं, और जब रे से रास्ते दिखते हैं तो गहराई भी दिखती है। अब डिसाइड मुझे करना है कि मैं माया में जाऊं या मोह में जाऊं। मध्यम मोहन है। अगर मोह माया में नहीं फंसना है तो पंचम परमेश्वर है, पंचम परमेश्वर है। और जब परमेश्वर आपको रास्ता गाइड करेंगे, इंसानी रूप में भी कोई फकीर आकर के आपको गाइड करते हैं, सदियों से चला आ रहा है। शायद किसी फकीर ने मुझे गाइड किया तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तो पंचम परमेश्वर है, दैवत सच्चाई है। और म्यूजिक में अगर सच्चाई नहीं है तो फिर म्यूजिक ही नहीं है। और अगर म्यूजिक में सच्चाई है तो दैवत सच्चाई है, निरंजन फकीरी है। और निषाद है वो, निरंजन फकीरी है तो फकीर के करीब शिव है। इसलिए मेरा नाम मेरे माँ बाप ने त्रिलोचन रखा था, इसलिए मैं तोची हुआ, क्योंकि मैं शिव का बेटा हूँ। मैं अपने तरीके से सोचता हूँ कि मुझे फिलोसफी कैसे लेनी है। मैं ये सारे का मैं पता नहीं देखता, मैं ये सारा देखता हूँ, रास्ते है मेरे लिए। क्या बात है, ये सारे रास्ते हैं। मैं इस रास्ते को देखता हूँ, कौन सा रूट्स किधर जा रहा है, तो फॉलो करता हूँ उसको। सर तो एक बार स्टूडियो में रिकॉर्ड करते टाइम काफी सारी डिटेल्स पे हमें गौर करना होता है, जैसे माइक से हम कितनी दूर हैं, हेडफोन हमने कैसे पहना है, वोकल का हमारा थ्रो कैसा है। करेक्ट। तो इतनी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आप उसकी आत्मा को, गाने की आत्मा को जिंदा कैसे रखते हैं?
सबसे पहली बात है, माइक पे आप खड़े होते हो तो आपकी पोजीशन जो है बहुत मायने रखती है। मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ तो मेरी जो पोजीशन है वैसे ही टाइट रहती है, और जब मैं खड़ा हूँ तो मेरा चेस्ट कितना बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं जब अंदर से खींच के ला रहा हूँ तो ये आवाज मेरी धरती की भर के आ रही है। तो अगर ये पोजीशन मेरी भर के आ रही है, बॉडी मेरी टाइट है, तो जो माइक है, माइक के बीच में एक होल है, उस होल से मैं देख रहा हूँ ना कि पूरा यूनिवर्स सुनने वाला है। तो जब उस होल को मैं देख रहा हूँ, उस होल से इस होल की बात बाहर जा रही है, वो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और वहां से शब्दों को देखता हूँ कि कौन सा शब्द किधर जा रहा है, उसको फॉलो करता हूँ और कह देता हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी, मतलब क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। तो सर हमें पता है आप योगा और मेडिटेशन से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी सिंगिंग और कॉम्पोजिशन में कैसे हेल्प करता है सर? बहुत ज्यादा करता है, तो बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि कंपोजिशन बातों से होती है, करने जाए तो नहीं होगी। मैं बातों में कंपोजिशन कर देता हूँ, क्योंकि बात कौन सा शब्द कौन से नोट्स पे लग रहा है, क्योंकि फिलोसफी आप पढ़ रहे हो ना, जब आप फिलोसफी पढ़ रहे हो तो बात करते ही कंपोजिशन है, बात करते कौन से नोट पे गया। मेरे गुरु ने कंपोजिशन बातों में होती है, करने जाओगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर फिलोसोफर फिलोसफी की बातें कर रहे हैं तो वो जो नोट्स मुंह से निकल रहे हैं, कौन कौन नोट्स पे जा रहे हैं, अपने आप कंपोज हो जाता है वो। सर आपने वैसे बहुत कुछ हासिल कर लिया है अभी इंडस्ट्री में, और बहुत कुछ आगे करना भी बाकी है, आई एम श्योर। तो आप अपने आप को कुछ 5 साल 10 साल के बाद आप क्या देखते हैं? कुछ सोचा आपने, प्लान, एम? कुछ भी नहीं? कुछ नहीं सोचता। क्या गुरबानी में लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी की वाणी है, सोचे सोचना हो वही जे सोची लखवार। मैं जितना सोच लूं कुछ नहीं होने वाला, वो जो सोच रहा है ना वही होने वाला, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। सही बात। तो सर एक बहुत अच्छा सेगमेंट है हमारे शो में, रैपिड फायर राउंड। काफी बार लोग सुनते हैं रैपिड फायर राउंड, अभी क्या बोलेंगे और क्या ऐसा। तो मैं चाहूंगा जो भी मैं एकदम क्वेश्चन पूछूं, आप क्विकली उसका 1 वर्ड में आंसर कीजिए। तो पहले आप बताइए कि आपके माइंड में एकदम से क्या आता है जब मैं बोलता हूँ म्यूजिक? इबादत। क्या? लव। प्यार बांटना। बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग टोची रैना? मेरे गुरुजी। फेवरेट सिटी? मुंबई। इंटरनल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कबीरा? मांझा। फेवरेट फूड? राजमा चावल। बेस्ट फ्रेंड? म्यूजिक। वाह क्या बात है। तो फेम और मनी, हाँ जी, क्या चूज करेंगे आप? मैं नहीं सोचता, मैं ना तो फेम सोचता हूँ ना मैं मनी सोचता हूँ, मैं कुछ नहीं। मनी को उल्टा कर दीजिए नीम, मैं जहर पीता हूँ। लवली। तो एक ऐसा वेन्यू जहां आप परफॉर्म करना बहुत पसंद करते हैं? एल्बर्ट हॉल। ओके। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? वेस्टर्न क्लासिकल गिटार। वाह क्या बात है। सर हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, आप वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बने। हाँ जी। तो इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीस चकोस कंपनी का, क्योंकि उन्होंने मेरा नेट पे बहुत सारा सर्च मारा था मैसेजेस के ऊपर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी की फिलोसफी की बातें करता हूँ। अक्सर लोग उसको गलत फहमी में ले जाते हैं, यार ये तो बाबाओं जैसी बात करते हैं। अच्छा। पॉजिटिविटी की बातें करना बाबागिरी नहीं है, लोग अंधविश्वास में जीते हैं। जितने भी आप उठाओगे संसार में, जितने भी पीर पैगंबर आए हैं, वो सब पॉजिटिविटी की बातें आपको ग्रंथ देखे गए हैं सामने से। और पॉजिटिविटी की बात करना हर इंसान का हक है ना। आप उसको आज की जनरेशन में देखते हो, क्या टीवी पे एक बाबा ऐसी बात कर रहा है तो ये भी बाबागिरी की बात कर रहे हैं। मैं वो बाबागिरी की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, 2 शब्द है। नेगेटिव अंधकार है, पॉजिटिविटी वाइट है। जब आप एक पिक्चर खींचते हो तो वो नेगेटिव निकलता है, और जब उसको डेवलप करके निकालते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी निकलती है। मेरी सोच ये है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीस चकोस कंपनी का कि उन्होंने इतना कुछ रिसर्च करने के बाद जब बात की है तो उन्होंने बोला कि हम आपको वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बनाया, बस मेरी खुश नसीबी है। सर बहुत मज़ा आया, आप आज हमारे साथ जुड़े, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस में, हमारे स्टूडियो में और आते रहें। एनी टाइम, मेरे को बहुत मजा आता है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिस्ट का क्या होता है, आर्टिस्ट तो इंग्लिश शब्द है ना जी, हमारे हिंदी में कहते हैं कलाकार। कलाकार। कलाकार जो होता है वो कल का आकार लिखता है, क्या बात, कल का आकार लिखता है। मैं यहाँ आकार लिखने के लिए आया हूँ। Thank you so much. That's all the time we have today, folks. I hope you have been getting some insights into the world of these fabulous artists and their recordings at NZ. Follow us on Twitter and Facebook
and our YouTube channel, youtube.com/nzstudios. Thanks to our music media partner, The Score Magazine. Follow them on their Twitter handle, High on Score. Also, follow Tochi Raina on Twitter and Facebook at Tochi Raina. I'm Anubhav Saxena, signing off from NZ Studios with this beautiful track. भूल के भी यारी कदे किसे नाल लावी ना चंगे पल हस दे नैना नू रोआवी ना भूल के भी यारी कदे किसे नाल लावी ना चंगे पल हस दे नैना नू रोआवी ना सजना वे सजना सजना वे सजना शक्लां ने भोले पाले हुंदे क्यों दिलां दे काले प्यार विखा के लुट दे कर दे गवां दे हवाले शक्लां ने भोले पाले हुंदे क्यों दिलां दे काले प्यार विखा के लुट दे